हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, विनर बैच का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलती है। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, लाइव लेक्चर अगर आपको करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे आपकी लिंक मिलेगी। तो ऐप के ऊपर आपको लाइव बैच मिल जाएगी जो कि पेड है। ठीक है, ओके। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 के ऊपर है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, उसका हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर ओवरी का स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, या फिर मैं बोलूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज पूरी की पूरी इस लेक्चर में जो है वो पूरी कवर होने वाली है। उसके साथ ही साथ इतना आसान वे में और इतने इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा कि आपके माइंड में वो कंसेप्ट जो है बैठ जाएगा, आप कभी भी उसको भूल नहीं पाओगे। ओके, तो देखते हैं हम क्या देखेंगे आज। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ऊपर में लिखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? यस, लिखता हूं यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा है? यस सर। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखेंगे। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है ओवरी। ओके, ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है? ओवरी है। तो सबसे पहले हम ओवरी देखेंगे, उसके बाद ओवरी का स्ट्रक्चर एंड उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बाद हम oogenesis के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के बारे में देखेंगे। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, एक्सटर्नल जेलेटिलिया, ग्लैंड्स, मैमलरी ग्लैंड, वो सारी चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगी। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओवरी के बारे में। व्हाट इज ओवरी? ओवरी को हम क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? देखो, ध्यान देना पूरी तरीके से। ओके, पूरा लेक्चर एक बार देखो, दूसरी बार इसको स्पीड में देख लो, याद हो जाएगा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चैलेंज देता हूं आपको। तो पहला लिखेंगे हम पॉइंट कि जो ओवरी है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। फीमेल के बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? तो ओवरी होता है। अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस। उसी प्रकार से फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है आपका ओवरी। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर, ये है आपका ओवरी। दूसरी चीज, ओवरी का काम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ ovary is to produce ovum. ओके, सो अपने ओवरी का मेन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ओके, सो मेन फंक्शन ऑफ ओवरी इज टू प्रोड्यूस ओवम, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ओवम जो है उसका मेन काम है आपके ओवरी का। समझ में आ रहा है? यस सर। सो आपकी जो ओवरी है वो ओवम को प्रोड्यूस करती है, और ये ओवम को प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ओव्यूलेशन मतलब ये जो ओवरी है वो कैसे ओव्यूल प्रोड्यूस करती है? तो वो एक साइकिल ये जो है आपकी ओवरी में चलती है। ओवरी में एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आते रहते हैं हर 28 डेज के अंदर, उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ओवरी के अंदर क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। टाइम पीरियड है आपका नॉर्मली 28 डेज, और इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं। और जो आपका ओव्यूलेशन है वो 14वें दिन होता है, 14th डे में आपका ओव्यूल प्रोड्यूस होता है, ओव्यूलेशन। और टोटल साइकिल कितने डेज की है? 28 डेज की। ओके, ये आपको समझ में आ गया। उसके साथ ही साथ अपनी जो ओवरी है वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। ओके, सो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? तो यहां पे लिखेंगे, ओके, ओवरी प्रोड्यूस 5 हार्मोन्स। कितने हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है? तो 5 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। 5 हार्मोन्स जो है वो ओवरी प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से? सबसे पहला प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद ईस्ट्रोजन। ओके, कौन सा है? ईस्ट्रोजन। उसके बाद रिलैक्सिन, उसके बाद इनहिबिन,
और लास्ट होता है एक्टिविन, एक्टिविन, ठीक है। सो आपकी जो ओवरी है वो कितने हार्मोन प्रोड्यूस करती है? 5 हार्मोन्स। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एक्टिविन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। ये 5 हार्मोन्स जो आपकी फीमेल है उसको अपने लाइफ के दरमियान या फिर प्रेगनेंसी के दरमियान वो मदद करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान वो मदद करते हैं, पर्चुरेशन बेबी को बाहर निकालने के लिए बॉडी से, वहां पे वो मदद करते हैं हार्मोन्स। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ओवरी की, सो द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी हम यहां पे लिखेंगे द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर of ovary is differentiate into, ओके। सो ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्पैक्ट। कैसे होता है? कॉम्पैक्ट, ओके। और वो जो है वो डिफरेंशिएट होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएट। फिर से इसको एक बार और लिखेंगे ताकि एकदम क्लियरली हम इसको समझा पाए। द कॉम्पैक्ट structure of ovary, okay, so the compact structure of ovary is differentiate into, okay, so is differentiated into outer cortex and inner medulla ठीक है। यस। सो मेड्यूला को जो है हम आपके ग्रीन कलर में लिखते हैं ताकि और अच्छे से आपके कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यस सर, मेड्यूला समझ में आ रहा है? यस सर। सो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा है? कॉम्पैक्ट है। सो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इज डिफरेंशिएटेड into outer cortex and inner medulla, okay, so ये आपको ध्यान में रखना है about the ovary. The compact structure of ovary is differentiated into outer cortex and inner medulla. उसके बाद ओवरी की अगर हम शेप बात करें, किसका शेप, कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका शेप कैसे होता है, तो देखो ओवरी जो है ना वो ओवल शेप होती है, ओवल इन शेप। ओवल, इसको हम राउंडेड भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राउंडेड, या फिर इसको बोला जाता है आलमंड शेप। जो आपकी बादाम होती है उस तरीके से क्या होती है आपकी ओवरी होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओवल, राउंड और आलमंड शेप। उसके बाद ओवरी के अगर हम डायमेंशन की बात करें कि ओवरी जो है उसका स्ट्रक्चर कितना क्या होता है, तो ये आपकी ओवरी है। और ओवरी में अगर हम देखेंगे तो इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, यस, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। कितनी? 3 सेंटीमीटर। इसको हम अलग कलर के पेन से बताएंगे। यस। अब अगर बात करें इसकी ब्रीड्थ की तो वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। यस, थोड़ा अच्छे से और लिखते हैं, 0.1 सेंटीमीटर ये इसकी ब्रीथ है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर। कितनी? 3 सेंटीमीटर। और अगर बात करें इसकी थिकनेस की, ओके, थिकनेस, इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली याद रखना है अबाउट द डायमेंशन ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी उसका कैसा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां तक हम आ गए कि आपका जो ओवरी है उसका 2 स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंशिएटेड होता है 2 स्ट्रक्चर के अंदर, 2 पार्ट के अंदर। एक होता है आउटर जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, ओके, क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और एक होता है इनर जिसे हम मेड्यूला कहते हैं। यस और नो? यस सर, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के बारे में देखते हैं। क्या देखेंगे? कॉर्टेक्स के बारे में। ओके सर, नेक्स्ट पेज। यहां पे जो है वो हम कॉर्टेक्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे पॉइंट जो आपका होगा द आउटर कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट
कॉम्पैक्ट, जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है, मोर कॉम्पैक्ट, ओके, एंड ग्रैन्युलर, ओके, सो आउटर कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट एंड ग्रैन्युलर, शो लार्ज नंबर ऑफ टीनी मासेस, लार्ज नंबर ऑफ, इसको टीनी या फिर टाइनी भी बोलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टीनी मासेस known as ओवेरियन फॉलिकल। ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आउटर कॉर्टेक्स है ओवरी का वो शो करता है, वो कॉम्पैक्ट होता है, वो ग्रैन्युलर होता है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टीनी मासेस होते हैं जिसे हम ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि द सेल्स फ्रॉम जर्मिनल इपिथेलियम, ओके, जर्मिनल इपिथेलियम, द सेल फ्रॉम जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम क्या होता है आगे मैं डायग्राम में बताऊंगा कि ओवरी के अंदर वो कैसे होता है, लेकिन जो जर्मिनल इपिथेलियम से निकली सेल है वो क्या करती है, द सेल फ्रॉम जर्मिनल इपिथेलियम projecting into the cortex, projecting into the cortex, projecting into the cortex in the form of cords known as देखो यहां तक क्या समझा कि जर्मिनल इपिथेलियम की जो सेल है वो क्या करती है, कॉर्टेक्स के अंदर प्रोजेक्ट होती है, वो कॉर्टेक्स के अंदर फैलती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। किसके फॉर्म में, कॉर्ड्स के फॉर्म में, और वो कॉर्ड्स को क्या बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स नोन एज, उस कॉर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, नोन एज एग ट्यूब ऑफ फ्लगर, क्या बोलेंगे, एग ट्यूब ऑफ फ्लगर, उसको बोला जाता है एग ट्यूब ऑफ फ्लगर। और जो आपका ये एग ट्यूब ऑफ फ्लगर जो है, इससे क्या होता है आगे, एग ट्यूब ऑफ फ्लगर से आप देखना कि इसके एंड में, ओके, मतलब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इसको थोड़ा पेन की साइज बड़ी हो गई, यस, कम करते हैं, एट its end mass of Ugonel cell form egg nest, क्या बनाता है वो, एग नेस्ट बनाता है, फॉर्म एग नेस्ट, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि जो आपका जो कॉर्ड है जिसे हम एग ट्यूब ऑफ फ्लगर कहते हैं, उस एग ट्यूब ऑफ फ्लगर में जो एंड है उसके में मास ऑफ ओगोनियल सेल जो है वो कॉम्पैक्ट वहां पे होता है और उससे एग नेस्ट बनता है। और ये जो आपकी एग नेस्ट है इससे क्या होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होता है फ्रॉम एग नेस्ट, ओके, फ्रॉम एग नेस्ट, फ्रॉम विच एग नेस्ट से क्या होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल डेवलप। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां तक हम आ गए कि आपका, और ये मैंने आउटर कॉर्टेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जर्मिनल इपिथेलियम से जो सेल निकलती है कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट होती है वो कॉर्ड के फॉर्म में प्रोजेक्ट होती है और उसे ही हम एग ट्यूब ऑफ फ्लगर कहते हैं। वो एग ट्यूब ऑफ फ्लगर के एंड में मास ऑफ सेल बन जाता है, राउंडेड मास ऑफ सेल, उसे ही हम एग नेस्ट कहते हैं। और वो एग नेस्ट से क्या बनता है, आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकल। क्या बनता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। अब हम आगे जो डेवलपमेंट देखेंगे वो प्रीमोर्डियल फॉलिकल से आगे की देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिर अब प्रीमोर्डियल फॉलिकल तक हम आगे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। आगे हेडिंग डाल देता हूं, स्ट्रक्चर
एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, सो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी जो है वो हम देखेंगे। अब देखो मैं उसकी डायग्राम निकालता हूं, किसकी, ओवरी की। ठीक है, ओके, तो चलो ये है आपका ओवरी। ठीक है, यस सर, ये आपका ओवरी है। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जर्मिनल इपिथेलियम जो है उसकी एक लेयर होती है ऐसे। ये क्या है, जर्मिनल इपिथेलियम। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला था कि आपके जर्मिनल इपिथेलियम से क्या होते हैं, सेल ऑफ ऊगोनिया प्रोजेक्ट होते हैं। तो वो अब यहाँ पे आपको समझ में अच्छे से आएगा कि ये जो है आपका क्या है, जर्मिनल इपिथेलियम की लेयर, जर्मिनल इपिथेलियम की लेयर। यस सर, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नाम लिखते थे। ठीक है, नाम लिखेंगे थोड़ा थोड़ा। ओके, थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक 1 बाय 1 लिखेंगे नाम। ये होगा आपका जर्मिनल इपिथेलियम। ओके, जर्मिनल इपिथेलियम। अब जर्मिनल इपिथेलियम समझ में आ गया। ये बाहर का भाग क्या होता है, बाहर के भाग को हम क्या बोलेंगे, पार्ट को कॉर्टेक्स। मैंने आपको बताया कि नहीं? हाँ सर। और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो मेड्यूला होता है। उसकी नेमिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये अंदर का पार्ट सबसे, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ओके सर। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इधर से आपके क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। ओके, थोड़े अपन अलग कलर से उसको निकालेंगे। ये आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स है ऐसे अंदर आपके मेडुला के अंदर जो है वो होते हैं। ठीक है, यह है ब्लड वेसल्स। ठीक है, यस सर। तो इसको हम जो है नाम देंगे ब्लड वेसल। अब देखो, अब आगे, या फिर हम ऐसा करते हैं, ये नेमिंग जो है वो हम बाद में देंगे। चलो निकल गया। ओके, ये जो नेमिंग है ना वो बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा हमें बीच में। ओके, तो यहां तक हम आ गए। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका होता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। क्या होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। यस, ओके। तो यहां पे जो है वो आपका क्या होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल होता है। क्या होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। यस, मैं यहां पे लिखता हूं आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकल। अब इसको हम नाम देंगे। सबसे पहले क्या होता है आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ओके, उसके बाद आगे चल के इस प्रीमोर्डियल फॉलिकल से क्या डेवलप होता है, प्राइमरी फॉलिकल। क्या डेवलप होता है, प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद डेवलप होता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद डेवलप होता है टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, यस सर। ये आपको क्या करना है, अच्छे से यहां पे ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका डेवलप प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियर फॉलिकल। ओके, उसके बाद टर्शियर फॉलिकल डेवलप होने के बाद जो है वो आपका ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है, या फिर उसे मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल। ओके, आसानी से पूरी चीज बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखते रहो लास्ट तक। ओके, तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पर डायग्राम निकालेंगे इसकी। यस, तो ये मैंने क्या निकाला, ये निकाला मैंने ग्राफियन फॉलिकल, या फिर मैच्योर फॉलिकल भी इसको बोला जाता है। मैच्योर फॉलिकल मतलब ही आपका ग्राफियन फॉलिकल। ओके, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये होता है आपका ग्राफियन फॉलिकल। कलर थोड़े अलग यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ओके, यस सर। तो देखो अब हम थोड़ा नाम दे देते हैं इसको अच्छे से। तो ये जो आपका पहला है, ये जो फॉर्म हुआ, ये क्या था, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। प्रीमोर्डियल फॉलिकल। प्रीमोर्डियल फॉलिकल कैसे फॉर्म हुआ मैंने आपको अच्छे से बताया था। यस और नो? यस सर। ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल अब तक पिछले वाली स्लाइड में मैंने बताया, प्रीमोर्डियल फॉलिकल आपका एग नेस्ट से फॉर्म हुआ था। ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल में डेवलपमेंट होती है, आगे चल के ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल से आपका बनता है प्राइमरी फॉलिकल।
क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल से आगे आपका बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, उसके बाद ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है, यहां पे इसका स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और ये सेकेंडरी फॉलिकल से जो है वो आपका टर्शियरी फॉलिकल बनता है। ओके, यस, क्या बनता है, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। और ये जो टर्शियरी फॉलिकल है उससे बनता है आपका मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को ही हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल भी बोला जाता है, कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके सर, मैच्योर फॉलिकल बन गया। अब ये मैच्योर फॉलिकल से क्या होता है, आपका जो ओव्यूल है ना वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ये पार्ट है ना, ये कौन सा अभी मैंने जो निकाला वो वाला जो पार्ट है, ये है आपका oocyte। क्या है, oocyte है, या फिर इसको ओहम भी बोला जाता है। क्या है, oocyte। अब ये जो oocyte है वो मैच्योर हो गया, डेवलप हो गया, तो oocyte क्या होगा आपका, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यस, oocyte क्या होगा आपका, बाहर निकल जाएगा। oocyte का ओहम जो है, oocyte मतलब ओहम, तो वो बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या होगा सर, ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली, और इससे क्या होता है, आपका जो ओव्यूल है ना वो बाहर निकल जाता है। ओके, सो ये जो ओव्यूल है वो क्या होगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, और ये जो लेयर है ये ब्रेक हो जाएगी आपकी। यस यस, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो ओव्यूल है ना वो बाहर निकल गया है, ठीक है। अब ओव्यूल बाहर निकला है मतलब ओहम रिलीज हुआ है, और ओहम रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ध्यान में रखना, यह है आपका ओव्यूलेशन। जिस प्रोसेस के अंदर ओहम रिलीज हो रहा है ओवरी द्वारा, वो होता है ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन जो है वो आपकी 14th डे में होती है। कौन सी डे में, 14th डे। ओके, 14th डे में आपका क्या होता है, ये ओव्यूलेशन होता है। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। जब ओहम रिलीज हो जाता है तो ये ओहम आपके स्पर्म की राह देखता है कि स्पर्म आए और इसको फर्टिलाइज कर दे, ठीक है। ओके, ओव्यूलेशन के बाद आगे क्या होता है फिर, तो ओव्यूलेशन के बाद जो आगे है वो आपका जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बनता है, देखो वो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। पहले क्या बनेगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। अच्छे से इसकी डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, यस, ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ये देखो अच्छी तरीके से समझ में आपको आ रहा होगा। ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और उस कॉर्पस ल्यूटियम से फिर बाद में क्या बनता है आपका कॉर्पस अल्बिकन्स। क्या बनता है, कॉर्पस अल्बिकन्स। यस, ओके। तो पहले हम नाम दे देते हैं, पहले हम नाम दे देंगे ये इसको। ये होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब जब ये आपके, ये देख सकते हो फॉलिकल से, मैच्योर फॉलिकल जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल से जब ओव्यूल निकल जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। उसके बाद तैयार होता है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है आगे चल के बनता है कॉर्पस ऑब्लिकन्स। इसको अल्बिकन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्पस अल्बिकन्स। तो ये जो है कार्पस अल्बिकन्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये जो कार्पस अल्बिकन्स है फिर बाद में डीजेनरेट हो जाता है। समझ में आ रहा है, हाँ। तो ऐसे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चलते रहते हैं ओवरी के अंदर। ये टाइम पीरियड को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये 28 डेज का होता है, जिसके अंदर एकदम मिडल में 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। मतलब ओव्यूल जो है वो रिलीज होता है, ओव्यूल नॉट ओव्यूल, ओहम। ओके, ओव्यूल आपका
प्लांट के अंदर होगा, यस, इधर ओहम रिलीज होगा, ध्यान में रखना ओहम, तो ओहम रिलीज होगा मतलब ओव्यूलेशन होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चरल जो है उसके अंदर डेवलपमेंट चलती रहती है। अब थोड़ा नेमिंग जो बचा है वो दे देते हैं। ये जो आउटर होता है उसे हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और ये जो इनर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूला। यस सर, आप बोलोगे सर नेमिंग तो दिया नहीं, यस, इसको बोलते हैं ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लड वेसल्स। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो आउटर वाला कॉर्टेक्स है, सर आप बोले थे कि आउटर वाला कॉर्टेक्स ना ग्रैन्युलर होता है, लेकिन आपने ग्रैन्यूल्स तो शो किए नहीं। तो देखो ये है आपका ग्रैन्यूल्स, क्योंकि जो आउटर लेयर होता है वो कैसे होता है, ग्रैन्युलर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो है वो आप एक ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर आप बना सकते हो जो कि आपकी किताब में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप एक ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये डायग्राम निकाली है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इन सिंपलेस्ट वे, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, अब हम थोड़ा oogenesis के बारे में देखते हैं। oogenesis मतलब क्या, डेवलपमेंट ऑफ ओहम या फिर oocyte, उसको बोला जाता है oogenesis। तो oogenesis में सर क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमें सीखने को क्या है इंफॉर्मेशन। तो देखो द प्रोसेस ऑफ, आपकी किताब में भी यही है, द प्रोसेस, इसको थोड़ा पेन की साइज बढ़ा देते हैं, ओके, द प्रोसेस ऑफ oogenesis, द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट, ये नाम थोड़ा ऊपर चला गया, ओके, इसको फिर से लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट much before birth of female baby, ठीक है। सो oogenesis मतलब जिस प्रोसेस में ओहम बनता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, oogenesis। और ये oogenesis सिर्फ फीमेल बेबी ही के अंदर होगी, ध्यान में रखना, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट मच बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल बेबी, फीमेल बेबी की बर्थ होने से पहले ही, मतलब जब फीमेल बेबी अपने मां के गर्भ में होता है तब से ही oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और जब फीमेल बेबी अपने मां के गर्भ में होता है तब उसके अंदर कितने प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं ये देख के आप चौंक जाएंगे। सो लिखेंगे, ओके, एट दैट टाइम, आगे क्या लिखेंगे हम, एट दैट टाइम बेबी हैज, बेबी के ओवरी में, ओके, जो फीटस है बच्चा अंदर पेट में उसके ओवरी में, ओके। सो एट दैट टाइम बेबी हैज, कितने होते पता है आपको, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, क्या होते हैं सर 20 लाख, प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। जिससे प्रीमोर्डियल फॉलिकल, जिससे क्या डेवलप होता है पता है ना आपको, वो साइकिल में चली जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्टिंग का हमने देखा, इधर कौन होता है स्टार्टिंग में, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। तो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल एक बेबी के अंदर जब वो अपने माता के गर्भ में होता है तब, लेकिन फीमेल बेबी, स्पेशली फीमेल बेबी, मेल के अंदर होगा क्या, नहीं, तो वहां पे 2 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। 2 मिलियन मतलब 20 लाख जो है वो फॉलिकल होते हैं, ओके। सो एट द टाइम ऑफ, जब वो फीमेल बेबी अपने मां के गर्भ में होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ पर्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ पर्चुरेशन, जब पर्चुरेशन होता है, फीमेल बेबी अपने मां के बॉडी से बाहर आता है, पर्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ पर्चुरेशन इट हैज, कितने प्रीमोर्डियल फॉलिकल रहते हैं, 1 मिलियन। जब वो बेबी डेवलपमेंट अपने मां के बॉडी से बाहर आता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है पर्चुरेशन, उस पर्चुरेशन के समय में जो बेबी है उसके बॉडी के अंदर, ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल रहते हैं, नॉट ओव्यूल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल कितने रहते हैं, तो 1 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल, मतलब 10 लाख प्रीमोर्डियल फॉलिकल इन इट, ओके। तो आपको यहां पे अच्छे से समझ में लेना है। आगे का जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी का समय होता है तो आपका जो फीमेल बेबी है, मतलब जब वो लड़की
पर्चुरेशन होने के बाद जब वो मैच्योर बनेगी तब उसके बॉडी के अंदर कितने पता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं? 14,000 40,000 40,000 जो है वो उसके बॉडी के अंदर क्या होते हैं? प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। क्या होते हैं? प्रीमोर्डियल फॉलिकल। प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ये आपको क्या करना है? अच्छे से ध्यान में रखना है। कितने फॉलिकल होते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल? 40,000 प्रीमोर्डियल फॉलिकल। जब वो मैच्योर होगी आपकी बेबी तब वहां पे 14,000 प्रीमोर्डियल फॉलिकल रहेंगे। और एट द टाइम ऑफ पर्चुरेशन, पर्चुरेशन जो है मतलब बर्थ होना, इसको और सिंपल बना देता हूं आपके लिए, यहां पे लिख देंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय पे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपने यहां पे देखा, थोड़ा गौर करिए कि जब बेबी अपने माता के गर्भाशय में होती है तब वहां पे कितने प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं? 20 लाख। जब वो बर्थ होने लगती है उसकी, उस समय पे उसके बॉडी के अंदर होते हैं 10 लाख प्रीमोर्डियल फॉलिकल। और जब वो बेबी बाहर निकलकर जब मैच्योर होती है तब उसके बॉडी में आते हैं कितने होते हैं? ओवरी में 40,000 प्रीमोर्डियल फॉलिकल। अब बात यह आती है कि ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल कम कैसे हो गए? तो ये प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है एट्रेसिया, जिसके अंदर लार्ज नंबर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल ड्यूरिंग डेवलपमेंट is known as एट्रेसिया। अब समझ में आ गया सर कि वो कम क्यों होते हैं? क्योंकि जब डेवलपमेंट होता रहता है तब उस समय पे ये डीजेनरेट होती है, बहुत सारी इसमें से ब्रेक हो जाती है, डीजेनरेट होती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है एट्रेसिया। मतलब कि एट्रेसिया होने के कारण जो है वो ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है उसकी संख्या घटती रहती है। समझ में आ रहा है? यस सर, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। आई होप कि आपको क्लियरली सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, अपने नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ प्रोसेसेस ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले मेनार्च। मेनार्च मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फीमेल के लाइफ साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है उसे बोला जाता है मेनार्च। दूसरी होती है मेनोपॉज। ओके, सो मेनोपॉज मतलब क्या? ऐसा समय जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी के अंदर बंद हो जाती है उसको बोला जाता है मेनोपॉज। ठीक है, तो मेनॉर्ज कब होती है? तो ये 13 साल के आसपास जो है वो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाती है, मतलब मेनार्च हो जाता है। और मेनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका 45 to 55, ओके, 45 to 55 ईयर्स में आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है फीमेल के बॉडी के अंदर का, तो वो हो गया आपका मेनोपॉज। समझ में आ गया? सो मेनार्च मीन्स स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज इज एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये आपका एज आपको देख सकते हो अच्छी तरीके से, हमने यहाँ पे निकाला है एज के बारे में। यस, ये हो गया आपका 13 एज के अंदर, ये हो गया आपका 45 to 55 एज के दरम्यान। ओके, अब इसके बीच में मतलब ये 13 साल से 45 ईयर्स तक पकड़ लेते हैं। इसके बीच में जो आपकी फीमेल है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, मतलब ओहम रिलीज होता रहता है। और ओहम रिलीज होता है मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब ये दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव एज। क्या बोलेंगे? यस, रिप्रोडक्टिव एज ये कह सकते हैं। तो आपका मेनार्च और मेनोपॉज के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एज। क्योंकि 13 से पहले मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले वो फीमेल जो है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओहम ही नहीं है उसके पास, और मेनोपॉज के बाद भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी क्योंकि ओहम ही डेवलप नहीं होगा। तो ओहम डेवलप होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा और तब आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन बनेगा, एम्ब्रियो साइगोट बनेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। सो मेनोपॉज स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्च स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बीच में होता है रिप्रोडक्टिव एज। अब अगर आप देखोगे तो ये रिप्रोडक्टिव एज जो है इसके बीच में जो आता है वो 32 ईयर्स का होता है। कितने? 32 साल। 32 ईयर्स मतलब रिप्रोडक्टिव एज जो होता है वो एक फीमेल के अंदर होता है 32 साल। अब मुझे बताओ
कि 32 सालों में कितने एग्स रिलीज होंगे, मतलब कितने ओहम रिलीज होंगे बाय फीमेल। सो जब हम देखते हैं, पहले हम 1 साल का निकाल लेते हैं कि 1 साल में कितने ओहम रिलीज होंगे, उसके बाद अपने आप 32 साल का आ जाएगा। अब देखो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स, ओके। और जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टाइम पीरियड कितने दिन का है, 28 डेज का है, ठीक है, 28 डेज, मतलब हर महीने एक पकड़ लो, यस और नो, यस। सो 12 महीने में कितने ओहम बनेंगे, 12 ओहम बनेंगे, ओके। सो 12 ओहम बनेंगे, और हर एक महीने में जो 2-2 दिन बच रहे हैं उससे भी और एक महीना बन जाएगा ना, तो इसलिए +1 मंथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे। +1 मंथ मतलब +1 साइकिल, और +1 साइकिल, एक साइकिल और होगी, मतलब 1 ओहम और रिलीज होगा, और 1 ओहम और रिलीज होगा, तो टोटल ओहम कितने बन जाएंगे आपके, 13 ओहम बन जाएंगे। सो 13 ओहम आपके एक मंथ में 1 ओहम, और ये 12 मंथ में आपके कितने ओहम हो जाएंगे, 13 ओहम, क्योंकि 28 दिन का टाइम पीरियड है, ऊपर के 2-3 दिन बच रहे हैं हर एक मंथ के, उससे एक और साइकिल निकलेगी जिससे 13 ओहम बनेंगे 1 साल के अंदर। अब यहाँ पे 32 ईयर्स कैलकुलेशन है हमारा, क्या है 32 ईयर्स का, तो 1 साल में 13 ओहम रिलीज होते हैं बाय फीमेल बॉडी, तो 32 साल में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम अलग कलर का पेन ले लेते हैं। सो 13 1 साल में ओहम जो प्रोड्यूस हुए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 416, कितना, 416, 416 एग जो है वो एक फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब 32 ईयर्स के एज में क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। मेनार्च और मेनोपॉज, उसके बीच में रिप्रोडक्टिव एज, और रिप्रोडक्टिव एज में कितने ओहम रिलीज होते हैं और कितने साल की वो रिप्रोडक्टिव एज होती है, ये सारी चीजें क्लियरली ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके सीईटी नीट के हिसाब से। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो चलो फिर आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमको एंड करना है। तो आगे का स्ट्रक्चर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या है सर? हमने प्रीमोडियल फॉलिकल देखा, हमने प्राइमरी फॉलिकल देखा, हमने सेकेंडरी फॉलिकल देखा, हमने टर्चरी देखा, हमने मैच्योर फॉलिकल देखा, लेकिन सर ग्राफियन फॉलिकल है क्या? बहुत आसान है। देखो, जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है इसको ही हम क्या बोलते हैं? देखो, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल is known as ग्राफियन फॉलिकल। जो मैच्योर फॉलिकल हमने देखा था, मैच्योर ओवरी का फॉलिकल, मतलब मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, उसको ही हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। जो कि आपके टर्चरी फॉलिकल के बाद में जो बना था वही है आपका मैच्योर फॉलिकल, मतलब ही ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है एक हार्मोन रिलीज करता है, सो लिखेंगे ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज a hormone which is ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो ये क्या करता है? रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को ही हम क्या बोलते हैं? आपका ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ये जो चीज है ना वो आपको अच्छे से क्लियरली यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, यस सर, ये आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद ये इसके आउटर मोस्ट एक लेयर होती है। ओके, सो द आउटर मोस्ट और आउटर फिब्रस covering of ग्राफियन follicle is known as, और known as नहीं लिखेंगे, is, लेयर का नाम लिख देते हैं is, थेका एक्सटर्ना। कौन सी लेयर? थेका एक्सटर्ना। बाहर की एक लेयर होती है जिसे बोला जाता है थेका एक्सटर्ना, जो आपके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर होती है।
थेका एक्सटर्ना, राइट। अब ये जो थेका एक्सटर्ना होती है उसके अंदर इनर टू इट देयर इज थेका इंटरना, ओके, दूसरी लेयर थेका इंटरना। तो आपकी दूसरी लेयर होगी वहां पे थेका इंटरना। ये आपके थेका एक्सटर्ना से अंदर जो होगी वो होगी थेका इंटरना। समझ में आ गया? यस सर। देन इनर टू इट उसके अंदर मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा नाम की लेयर होती है, ठीक है। तो अब सीधा हम इसकी डायग्राम निकालते हैं ग्राफियन फॉलिकल की। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल। अब इसकी हम डायग्राम निकालते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल की हम डायग्राम निकालेंगे तो सबसे अंदर की लेयर सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। सबसे अंदर की लेयर सबसे पहले, इसकी साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, ओके। यह है आपकी सबसे अंदर की लेयर। उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर होती है, ये होती है आपकी थेका इंटरना। ओके, यस सर, थेका इंटरना। उसके बाद उसके ऊपर जो होती है वो होती है थेका एक्सटर्ना। ओके, ये हो गया आपकी थेका एक्सटर्ना। उसके बाद इसको एक बार नाम दे देते हैं हम अच्छी तरीके से, ओके। ये हो गया आपकी थेका एक्सटर्ना, ये हो गया आपकी थेका इंटरना, ओके। थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना। उसके अंदर ये जो हमने निकाली ब्लू कलर की, ओके, ये होती है मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा नाम की लेयर, ओके। यस सर। उसके अंदर जब हम देखेंगे तो उसके अंदर यहां पे होता है आपका ऊसाइट। ये क्या है? ऊसाइट है, तो हम यहां पे नाम दे देंगे इसका ऊसाइट, ठीक है, ऊसाइट। और ये ऊसाइट के अंदर क्या है? ओहम। क्या है? ओहम। तो ऊसाइट के अंदर क्या है? ओहम, ठीक है, ओहम। ये नाम ध्यान में रखना है, ओहम। उसके साथ ही साथ अब यहां पे जो ये हॉलो स्पेस आपको यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हॉलो स्पेस, एक जगह है आपको, है ना, कैविटी है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा साइड में, आपको थोड़ा समझ में लेना है वो अच्छे से। अब यहाँ पे जो ये स्पेस होता है ना, इसे बोला जाता है एंट्रम। क्या बोला जाता है? एंट्रम। थोड़ा साइज कम कर लेंगे पेन का, यस। ये होता है आपका एंट्रम। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, किसके अंदर? आपके ऊसाइड के अंदर। ऊसाइड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई। क्या बोलते हैं? लिक्वर फॉलिकुलाई, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलेंगे? लिक्वर फॉलिकुलाई। और ये किसकी डायग्राम है? आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये डायग्राम किसकी है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो चलो फिर आगे का जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब जो आगे का पॉइंट रहेगा वो हम देखेंगे ओविडक्ट और उसके बाद यूटेरस, ओके। ये दो पार्ट आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी डायग्राम हम आगे देखेंगे, उसके पार्ट है। तो पहला पार्ट हम देखेंगे। पहला पार्ट आपका जो होगा वो होगा फॉलोपियन ट्यूब। इसको ही हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट, या फिर इसका ही नाम है आपका यूटेराइन ट्यूब,
यूटेराइन ट्यूब। समझ में आ रहा है? यस सर। सो फॉलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? यस, सो फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट, उसका एक तीसरा नाम है यूटेराइन ट्यूब। सो आपको एग्जाम में ना कौन सा भी एक नाम डाल सकते हैं कि बताइए कि फॉलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा है, कि या फिर बताइए आपका ओविडक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर बताइए यूटेराइन ट्यूब के बारे में, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिए। तो ये तीनों मतलब एक ही है, ये तीनों भी उसका स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम दिखेंगे, इट इज हॉलो, हॉलो होती है अंदर से, मस्क्यूलार, और ये जो है यहां पे लिखते हैं मस्क्यूलार, ठीक है, यस, हॉलो मस्क्यूलार। उसके बाद ये लाइंग हॉरिजेंटली, क्या होता है? लाइंग हॉरिजेंटली, लाइंग हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली क्या होता है? लाई करता है, मतलब ऐसा होता है। मैं डायग्राम निकालूंगा आपको पता चलेगा। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अब इसकी हम डायग्राम निकालते हैं। ओके, यहाँ पे नीचे ही मैं आपको डायग्राम निकाल के बताता हूँ ओविडक्ट की डायग्राम है कैसे आखिर। देखो, जो ओविडक्ट है ना आपकी, ये आपका फंडस होता है, इधर से स्टार्ट होती है, इधर से, ओके, ये ऐसे। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक इन्फेंडिबुलम, एक एम्प्यूला, और एक होता है आपका, मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम निकाल के देता हूँ अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है इन्फेंडिबुलम, ठीक है। ये किसका पार्ट है? ओविडक्ट का या फिर फैलोपियन ट्यूब का, राइट, यस। तो पहला नाम हम दे देते हैं, ये जो है ये है इन्फेंडिबुलम, ओके, इन्फेंडिबुलम। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है एम्प्यूला, जो कि ओविडक्ट का पार्ट है, एम्प्यूला। और इधर होता है पार्ट इस्थेमस, समझ में आ रहा है? यस सर। सो आपका फॉलोपियन ट्यूब मतलब इधर से इतना स्ट्रक्चर, यस और नो? यस सर। थोड़ा मैं आपको इसका अच्छे से और डायग्राम निकालता हूँ। ये है इतना जो स्ट्रक्चर है ना, वो होता है आपका इस्थेमस, ठीक है, यस सर। उसके बाद आगे का ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका एम्प्यूला, और उसके बाद इधर का जो स्ट्रक्चर होता है ये कौन सा होता है? ये होता है इस्थेमस, ठीक है, यस सर। ये आपको ध्यान में रखना है। सेम जो पार्ट होगा वो इधर के साइड से भी होगा, दोनों तरफ से वो होता है स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। बायोलॉजी का स्टूडेंट अगर आप और बायो स्टडी से पढ़ते हो तो हर एक डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका ओविडक्ट या फिर फॉलोपियन ट्यूब हम जिसे कहते हैं। अब आगे हम इसको देखते हैं। थोड़ा ये जो पार्ट है थोड़ा ऊपर का, ये जो है हम इधर ले लेंगे, ओके, यस। थोड़ा हमारा इस्थेमस जो है वो भी इसके साथ आ गया है, तो इसको पहले निकालेंगे बाहर, ओके। चलो इसको पहले इधर रखते हैं, इस्थेमस फिर भी आ रहा है साथ में ही, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये जो फॉलोपियन ट्यूब है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हुई है। मैंने अभी अभी आपको बताया कौन से वो पार्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका, देखो इसकी साइज थोड़ी कम करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो है, देख सकते हो, इन्फेंडिबुलम इधर का, ओके, इन्फेंडिबुलम। दूसरा जो पार्ट है वो है एम्प्यूला, और तीसरा जो पार्ट है वो देख सकते हो आप, इस्थेमस, ठीक है। सो ये 3 पार्ट है जिससे आपका क्या बनता है? फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फिर यूटेराइन ट्यूब बनता है। तो इस पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, यस और नो? यस सर, ओके। तो देखो, सबसे पहला जो इन्फेंडिबुलम होता है, ये जो पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी आपका मस्कुलर होता है, ओके। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रॉक्सिमल, मतलब ऊपर का, प्रॉक्सिमल फनल लाइक पार्ट है, फनल
लाइक पार्ट, कंटेन, इसके अंदर क्या होता है, कंटेन ओपनिंग नोन एज ऑस्टियम, नोन एज ऑस्टियम। ठीक है, यस, ये आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो इन्फेंटिबुलम है ये जो है ये फनेल लाइक पार्ट है, फनेल के जैसा, मतलब देख सकते हो ऐसा है ना, फनेल लाइक पार्ट है, और इसके अंदर ओपनिंग होती है जिसको बोला जाता है ऑस्टियम, ऑस्टियम, और उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, कंटेन, कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन known as फिम्बरी। यस, ये क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, नोन एज फिम्बरी। ये जो प्रोजेक्शन लाइक जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3, वो उससे बोला जाता है फिम्बरी। ठीक है, और ये जो इन्फेंटिबुलम है, ये इसका फंक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओवम। जो ओवरी से ओवम निकलता है उसका कलेक्शन जो है वो कौन करता है, आपका इन्फेंटिबुलम करता है। सो कलेक्शन ऑफ ओवम, ये क्या है, इसका मेन फंक्शन है आपके इन्फेंटिबुलम का। दूसरी साइड, अब ये जो एम्प्यूला है ये इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन साइट। एकदम इजी है, फर्टिलाइजेशन साइट। आसान भाषा में ध्यान में रखना है कि ये एम्प्यूला मतलब ऐसी जगह है आपके ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर मेनली जो फॉलोपियन ट्यूब है उसके अंदर एक ऐसा पार्ट है ये एम्प्यूला, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। मेल आपका ओवम और फीमेल, नॉट मेल का आपका स्पर्म, फीमेल का ओवम, दोनों भी आपके इस एम्प्यूला साइड में क्या होंगे, आपके मिलेंगे मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, उनका यूनियन होगा, जिसके कारण ये एम्प्यूला को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन साइट बोला जाता है। ओके सर, आगे देखते हैं। उसके बाद ये जो आपका इस्थमस है, ये जस्ट लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब। ओके, ये आपको इस्थमस के बारे में ध्यान में रखना है, ये कुछ ज्यादा उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये डिस्टल नैरो पार्ट है ये। ओके, डिस्टल नैरो पार्ट, समझ में आ रहा है? यस सर, ये है आपके फॉलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फिर यूटेराइन ट्यूब के बारे में। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है, अगला आपका ओवरी का ही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी का ही स्ट्रक्चर है, वो है यूटेरस। क्या है, यूटेरस है। यूटेरस को कोई 2-3 नाम नहीं है, सिर्फ अपने ओविडक्ट को ही था, मतलब यूटेराइन ट्यूब क्यों ही था। ओके, यूटेरस। ओके, सो यूटेरस भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। तो यूटेरस के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले जो यूटेरस है, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि ये जो है वो कॉमनली उसको उम्ब बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड एज उम्ब। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उम्ब बोलेंगे, कॉमनली उसको जो है वो उम्ब कहा जाता है। ओके, इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। पहले उसकी डायग्राम में आपको समझाता हूँ अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। देखो, एक ऐसा पार्ट होता है, ओके, डोम शेप पार्ट, उसके बाद एक ऐसा पार्ट होता है और ऐसा पार्ट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। अब इधर का जो हमने इसके पहले देखा, वो इधर से बाहर का ऐसा पार्ट होता है और उधर से भी। ठीक है, इसके पहले देखा हमने वो। अब ये बीच वाला पार्ट है। अब इसमें 3 आपके पार्ट डिवाइड होंगे, बनेंगे। सबसे पहला ये वाला होता है, उस सबसे ऊपर का वो होता है आपका ये होता है फंडस, ये होता है बॉडी, ये होता है सर्विक्स। ओके, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, और उसके नीचे होता है वजाइना। ठीक है, लेकिन यहां पे ये 3 ही पार्ट होंगे आपके यूटेरस के। समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत सर क्लियर समझ में आ रहा है। बायो स्टडी मीन्स बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी मीन्स बायो स्टडी। ओके, आगे बढ़ते। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अच्छी तरीके से, तो ये कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ है, आपका 3 पार्ट के अंदर सर डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट जो है सर वो है आपका फंडस सर। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका बॉडी, और जो सर तीसरा पार्ट है सी वाला, वो है सर सर्विक्स। ठीक है, यस। तो एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपका जो फंडस है ये अपर डोम शेप पार्ट होता है।
अपर डोम शेप पार्ट, अपर डोम शेप पार्ट ऑफ यूटेरस। ठीक है, अपर डोम शेप पार्ट ऑफ यूटेरस। ये जो बॉडी होता है ये ब्रॉड होता है, अपर ब्रॉड एट अपर के साइड में वो ब्रॉड होता है, एंड टैपर्स डाउनवर्ड, नीचे नीचे जैसे जाता है, हम जो जाते हैं वो नीचे नीचे वो टैपर्स होता है, छोटा छोटा होता है। ओके, ब्रॉड एट एंड टैपर्स डाउनवर्ड, नीचे नीचे हम जैसे जाएंगे वो जो है वो जो ब्रॉड था वो कम हो गया है। ओके, ये होते है बॉडी। उसके बाद जो सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स। ओके, इट एक्सटेंड, ये कहाँ पे ओपन होता है? इट एक्सटेंड इनटू वजाइना। ये वजाइना के अंदर क्या होता है आपका? ओपन होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, वो होता है आपका सर्विक्स। ये होता है आपका फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ये क्लियरली आप ध्यान में रख सकते हो। ये आपका यूटेरस का पार्ट है, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो पार्ट है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो चलो फिर आगे का पार्ट देखते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट में पूरी सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम एक बार निकाल के देता हूं जल्दी जल्दी से। ठीक है, यह ऐसा पार्ट होता है एक, अभी अभी हमने देखा। ठीक है, यस सर। अब अगर देखोगे आप यहाँ पे तो इधर से ऐसी ट्यूब जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता है ओवेरियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब या फिर फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, यस। उसके बाद इधर से जो है वो और एक आपको ऐसे डायग्राम निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे होता है ओवरी। ये ओवरी है जो हमने स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में जो पढ़ा था ना, ये वाली वो ओवरी है। ये इधर का ये स्ट्रक्चर है वो ओवरी का। समझ में आ रहा है? यस सर, ये स्ट्रक्चर है आपके ओवरी का। अब इसको थोड़ा नाम दे देते हैं। यस, अब ये ओवरऑल तीनों को भी नाम दे देंगे। इसको ओविडक्ट नाम देते हैं। ओके, अलग अलग से एम्प्यूला, इस्थेमस और वो नाम देने की जरूरत नहीं है। ओविडक्ट ये होती है ओवरी। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट होता है ऊपर का, ये होता है आपका फंडस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये होता है बॉडी, या फिर इसको यूटेरस भी हम बोलेंगे डायरेक्टली, और डिटेल में न जाते हुए यूटेरस, सर्विक्स, ये होता है वजाइना। समझ में आ रहा है? यस सर, ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। ये होता है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर है? यस सर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर होगा ओहम। अब ओहम को कौन प्रोड्यूस करेगा? ये इन्फेंडिबुलम। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है देने को इसको, और भी आप देख सकते हो। ये वजाइना, इधर ये फंडस, बॉडी। इस तरीके से जो है वो आपको क्या करनी है, ये जो डायग्राम है वो निकालनी है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी क्या होगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम होगी। ओके सर। तो अगला जो पार्ट हम देखते हैं वो देखेंगे आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या देखेंगे? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। सबसे पहले वजाइना देखते हैं। ओके, ये है आपका वजाइना। जो वजाइना होता है वो 7 to 9 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, ये क्या है? इसका डायमेंशन है। आगे चल के इधर जो हम क्या देखेंगे? उसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया देखेंगे। एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब बाहर से वो कैसा दिखता है, वो सारे स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने मेल के अंदर भी देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनेटेलिया, सेम प्रकार से उसी प्रकार से एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है आपका फीमेल के अंदर वजाना का भी हम देखने वाले हैं। ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है कि 7 to 9 सेंटीमीटर ये वजाना जो है वो आपका लॉन्ग होता है। अब इसके एक्सटर्नल जेनेटेलिया में और क्या पार्ट होता है? देखो, वजाना के अंदर जो है वो एक उल्वा होता है। व्हाट इज मीन बाय उल्वा? तो वजाना का बाहर का जो स्ट्रक्चर है पूरा कलेक्टिव स्ट्रक्चर जो है कलेक्टिवली, ओके, वजाना का बाहर का जो कलेक्टिवली पूरा जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको उल्वा कहते हैं। सो मैं यहां पे लिखता हूं कलेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना। ठीक है, और ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहां पे जो पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको वो उसको बोला जाता है उल्वा। क्लियर है?
कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है क्योंकि बायो स्टडी में आप पढ़ रहे हो। उसके बाद आगे का इसके अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसके अंदर आपका वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है। इसके पेन की साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यस। उसके बाद होता है आपका वेस्टिब्यूल, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा। उसके बाद होता है लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा। उसके बाद जो होता है वो होता है क्लिटोरस, और होता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, यस। तो ये सारे जो पार्ट है वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं अच्छे से आपको समझ में आ सके, ठीक है। अब जो वेस्टिब्यूल है, ये वेस्टिब्यूल क्या है सर? तो वेस्टिब्यूल के अंदर जो है आपकी ओपनिंग होती है, कंटेन टू ओपनिंग, ओके। दो ओपनिंग इसके अंदर होते हैं जिसको कलेक्टिवली बोला जाता है वेस्टिब्यूल, कंटेन टू ओपनिंग, टू ओपनिंग। और ये कौन से ओपनिंग होते हैं मैं आपको आगे डायग्राम निकाल के बताऊंगा। ये जो लैबिया माइजोरा है, ये जो लैबिया मेजोरा है, ये आपका स्क्रोटम से होमोलॉगस होता है, ठीक है। होमोलॉगस मतलब क्या? स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, ठीक है, वो होता है होमोलॉगस। तो ये आपको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये लैबिया माइनोरा के बारे में देखेंगे, देन उसके बाद क्लिटोरस, उसके बाद मॉन्स प्यूबिस। तो चलिए फिर इधर डायग्राम निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से, मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम जो है लैबिया मेजोरा में आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये होता है आपका लैबिया मेजोरा, मतलब लैबिया मतलब लिप लाइक होता है और मेजोरा मतलब बड़ा वाला, ओके। बड़ा वाला जो लिप का स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है लैबिया मेजोरा, ओके सर। उसके अंदर जो होता है वो लैबिया माइनोरा होता है, ठीक है। उसके अंदर एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो छोटा होता है और जिसे हम कहते हैं लैबिया माइनोरा, ठीक है, यस, लैबिया माइनोरा। उसके साथ ही साथ अब ये हो गया आपका लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा दोनों हो गए। अब होता है क्लिटोरस, क्लिटोरस वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। यहां पे होता है आपका क्लिटोरस, ठीक है, यस सर। अब जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके बॉडी में कितने ओपनिंग होते हैं? 2 ओपनिंग होते हैं सर, ओके, 2 ओपनिंग होते हैं। एक होता है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग और दूसरी होती है वजाइनल ओपनिंग। 2 ओपनिंग्स होते हैं, मैं यहाँ पे इसका नाम भी दे देता हूँ। सबसे पहले ये होती है आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये जो होती है वो होती है वजाइनल ओपनिंग। कौन सी? वजाइनल ओपनिंग। अब देखो यूरेथ्रल ओपनिंग किसके लिए है? जो यूरेथ्रल ओपनिंग है इससे क्या आएगा? यूरिन बाहर रिलीज होगा, यूरिन। और वजाइनल ओपनिंग से आपका ओहम या फिर नॉट ओहम, ओहम नहीं रिलीज होगा तो मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ये आपके वजाइनल ओपनिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसके लिए यूज किए जाने वाली जो ओपनिंग रहेगी वो कौन सी रहेगी? आपकी वजाइनल ओपनिंग। समझ में आ रहा है? यस सर, अच्छे से समझ में आपको आना है कि यहाँ पे 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बड़ा वाला लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, 2 ओपनिंग होते हैं आपके फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। अगर मेल के अंदर अगर आप जब देखते हैं तो उसके अंदर एक ही ओपनिंग होती है जिससे सीमन भी बाहर निकलता है और यूरिन भी, मतलब उस टाइप के ओपनिंग को, ट्रैक्ट को हम बोलते हैं यूराइनो जेनाइटल ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? यस सर, ओके। अब ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इधर। अब ये जो वजाइनल ओपनिंग होती है, ये जो वजाइनल ओपनिंग है ये एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर होता है, ओके। सो वजाइनल मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर होता है ओपनिंग, और वो जो है मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? हाइमन मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सा मेम्ब्रेन? हाइमन, ठीक है। यहाँ पे जो हाइमन मेम्ब्रेन होता है, और हमारे जो संस्कृति है या फिर हम बोलेंगे समाज के अंदर अगर ये ब्रेक हो गया तो समझो जो वर्जिनिटी है वो डिस्ट्रॉय होगी, ऐसा नहीं होता है। सो ये जो हाइमन मेम्ब्रेन होता है आपके वजाइनल ओपनिंग को जो पार्शियली कवर करता है, ये आपका साइकिलिंग,
ओके, उससे भी ब्रेक हो सकता है। अगर स्पोर्ट में लड़कियां हैं तो उससे भी वो ब्रेक हो सकता है। तो ये जो मिथ है वो हमें ब्रेक करना है, उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको वेस्टिब्यूल समझ में आ गया, कलेक्टिवली पूरे पार्ट को वेस्टिब्यूल कहेंगे। लैबिया मेजोरा बड़ा वाला लिप लाइक स्ट्रक्चर, लैबिया माइनोरा छोटा वाला लिप लाइक स्ट्रक्चर, क्लिटोरस ये, ठीक है। उसके बाद आगे क्लिटोरिस होगा, ओके, ये क्लियरली ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है सर? अब इधर एक्सटर्नल जेनिटलिया के ये आपके वजाना के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं? हेयर्स। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट, ये आपका ये आ गया, ओके। जो हमको ऊपर लेना है ऐसे, ओके। अब अगर हम देखोगे आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है आपका, उसके अंदर ये यहाँ पे ऊपर में जस्ट वजाना के ऊपर में जो है वो मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया होता है। इस मॉन्स प्यूबिस वाले जो एरिया है आपका, वो यहाँ पे क्या होता है? हेयर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऊपर वाला जो एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा है कि कैसे ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। जो मॉन्स प्यूबिस है इसके ऊपर क्या होंगे? हेयर्स रहेंगे, कंटेन हेयर्स, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। जो आपका क्लिटोरिस है ये जो है वो आपका पेनिस से बराबर होता है। पेनिस और ये दोनों का काम सेम होता है, दोनों के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ये जो क्लिटोरस है इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, और वो जो इरेक्टाइल टिश्यू है उसका नाम क्या है? कॉर्पोरा कावर्नोसा, कॉर्पोरा कावर्नोसा, ठीक है। जो कि आपके मेल के पेनिस के अंदर भी इरेक्टाइल टिश्यू है, उसी प्रकार से ये जो क्लिटोरस है फीमेल के अंदर, उसके अंदर भी क्या होता है? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। लैबिया माइनोरा मैंने आपको बताया। लैबिया जो मेजोरा होता है ये जो है वो आपका स्क्रोटम के बराबर होता है। जिस तरीके से स्क्रोटम मेल में काम करता है उसी तरीके से लैबिया माइजोरा आपके फीमेल में काम करता है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो समझो सिमिलर होता है, सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन डिफरेंट। स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। दो होमोलॉगी यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। पहली कि स्क्रोटम लैबिया मेजोरा के बराबर होता है उनका स्ट्रक्चर, और ये जो क्लिटोरस है वो जो आपका पेनिस है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा ये दो चीज़ें। उसके बाद ये कौन सा क्लिटोरस के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? इरेक्टाइल टिश्यू, ओके। सो कौन सा टिश्यू होता है वो भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये पूरा एक्सटर्नल जेनिटालिया, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये जो वजाइनल ओपनिंग है इसको ही हम वजाइनल ऑरिफाइस भी कहते हैं, ठीक है, जो बाहर से ओपनिंग होती है। जैसे कि मेल के अंदर हमने जो है वो यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ठीक है, ये यूरेथ्रल ऑरिफाइस, क्या बोलेंगे इसको? यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ओके, यस। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में आगे वाला एक ग्लैंड देखते हैं, ओके। तो चलो आगे एक ग्लैंड होती है जो कि फीमेल के अंदर पाई जाती है, वो होती है बार्थोलिन्स ग्लैंड। कौन सी? बार्थोलिन्स, बार्थोलिन्स ग्लैंड। अब ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है वो आपके जो मेल के अंदर, अब यहाँ पे सिंपल में जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है, बार्थोलिन्स ग्लैंड, यह आपके मेल के अंदर जो कॉपर्स ग्लैंड है उसकी तरह काम करती है। कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड कोई दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ध्यान में रखना। सो ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है जो फीमेल के अंदर होती है, वो कॉपर्स ग्लैंड जो मेल के अंदर होती है, ये दोनों का जो फंक्शन है वो क्या होता है? सिमिलर होता है, और ये दोनों का एक ही फंक्शन है, ध्यान में रखना, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये क्या है? ये सिर्फ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड का काम करते हैं। कब? ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जब मेल फीमेल कांटेक्ट में आएंगे उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉपुलेशन। सो ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्मूथनेस, ओके, ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्मूथनेस के लिए जो है वो आपका
कौन सी ग्लैंड जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी, मेल के अंदर रहेगी आपकी कॉपर्स ग्लैंड या फिर बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और फीमेल के अंदर रहेंगी बार्थोलिन्स ग्लैंड। आई होप कि आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा अबाउट द बार्थोलिन्स ग्लैंड। ओके, अब लास्ट का पार्ट जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मतलब कि हमारे चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 के अंदर देखने वाले हैं, और वो जो लास्ट का पार्ट है वो है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, उसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज accessory gland to, or it is accessory gland present in female, यहां पे लिखेंगे in female for the production and release of milk during pregnancy. ओके, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का प्रोड्यूस करना, उसको रिलीज भी करना, मतलब पहले प्रोडक्शन तैयार करना, उसको रिलीज करना, दो चीजें होती है, और वो ग्लैंड करती है, वो होती है मैमरी ग्लैंड, जो आपके फीमेल के बॉडी के अंदर पाई जाती है। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके अंदर कौन सा हार्मोन होता है? तो सबसे पहला है लैक्टोट्रोपिक, या फिर एक तो लिखेंगे लैक्टोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ओके, सो एक तो रहेगा आपका लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, यस और नो? यस सर। एक तो लैक्टोट्रोपिक हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन, ये जो है वो क्या करती है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करती है। किसके अंदर? लैक्टिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस मिल्क इन लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सो ये क्या करती है? मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करती है प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोट्रोपिन हार्मोन। समझ में आ रहा है? लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। तो ये आपका मेमोरी ग्लैंड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। अब इसके आगे इसका क्या निकालेंगे? हम स्ट्रक्चर निकालेंगे और हमारा लेक्चर एंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, और लास्ट वाला जो है वो हम यहाँ पे इधर इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम जब हम बनाएंगे तो कौन सा कलर लेते हैं डायग्राम बनाने को? ओके, चलो फिर थोड़ा, सबसे पहला ये पार्ट होता है, ठीक है? ओके सर। उसके बाद इधर अंदर जो ना एक ऐसा स्ट्रक्चर, 3 आपको खड़ी लाइन निकाल देनी है। ओके सर। उसके बाद इधर ये जो ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है? यस। उसके बाद यहाँ पे सीधा नाम दे देते हैं पहले इसको। ये होते हैं आपके रिब्स, और 2 रिब्स के बीच में जो जगह होती है उसे, उधर मसल होती है, उसे बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल। क्या बोला जाता है? इंटरकोस्टल मसल। यस और नो? यस सर। थोड़ा इसको आगे ले लेते हैं, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर दब गया है कि नहीं? यस। इधर इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेजेंट इन फीमेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग, ठीक है? ओके, सो ये हो गए आपके रिब्स। ये रिब्स के बीच में होती है मसल्स, जिसको बोला था इंटरकोस्टल मसल। ओके सर, समझ में आ गया। आगे जो है यहाँ पे एक ऐसी मसल होती है जिसे बोला जाता है पेक्टोरैलिस मेजर मसल, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? एक मसल होती है जिसको बोला जाता है पेक्टोरैलिस। क्या बोला जाता है? पेक्टोरैलिस मेजर मसल,
ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ओके, उसके बाद जो है वो आगे का जो है डायग्राम हम निकालेंगे। ठीक है, यस, यह है आपका आगे का डायग्राम। जब हम डायग्राम निकालेंगे तो आगे का स्ट्रक्चर क्या होगा ये आपको समझ में आ गया। पेक्टोरलिस मेजर मसल समझ में आ गया। ओके सर, उसके बाद आप देखो यहां पे ना ग्लैंड लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लैंड लोब्यूल्स। ठीक है, यस, मैं यहां पे नाम दे देता हूं। ये क्या है? आपके ग्लैंड लोब्यूल है, फीमेल। ओके, फीमेल की बॉडी के अंदर ये होते हैं ग्लैंड लोब्यूल। उसके बाद ग्लैंड लोब्यूल, इसको बोला जाता है लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस। ओके, और यहां पर जो है वो होगा लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहां पे जब आप देखोगे तो ये आपका मैमोलरी ग्लैंड के अंदर, इसको हम फीमेल के अंदर फीमेल चेस्ट, जिसको हम ब्रिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बाकी का जो ये, जिससे क्या होता है ये साइज जो है वो बड़ा दिखता है ब्रिस्ट का। ओके, जिसे हम फीमेल चेस्ट भी कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि जो साइज होता है ब्रिस्ट का, उसके ऊपर मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यस। सो ये ब्रिस्ट का जो साइज है ना वो डिपेंड करता है आपके फैट के ऊपर। अगर फैट ज्यादा है तो ब्रिस्ट का साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। फैट कम है तो ब्रिस्ट का साइज जो है वो कम होगा। बाकी इसके अंदर जो लैक्टिफेरस आपके डक्ट्स रहेंगे, ये ग्लैंड लोब्यूल्स रहेंगे, वो उतने ही रहते हैं नॉर्मली जितना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इधर जो अपना हार्मोन है, कौन सा? प्रोलैक्टिन। बरोबर, इसको हम क्या कहते हैं? लैक्टोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। दूसरा नाम क्या है उसका? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करता है कि जब प्रेगनेंसी समय होता है तब उस समय जो मदर है उसके बॉडी के अंदर प्रोसेसेस का स्पीड बढ़ाती है, मैमोलरी ग्लैंड को डेवलप करती है, जिससे फिर वहां पे मिल्क प्रोड्यूस होता है और बाद में वो रिलीज होता है। अब ये जो प्रोलैक्टिन है इसका जो है कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं काऊ के अंदर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो नेचुरल नहीं है ना, आर्टिफिशियली वो हार्मोन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो काऊ है उनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जो मिल्क है वो, अगर कोई, आपको पता है कि मेल या फिर हम बोलेंगे गर्ल्स या फिर बॉय, अगर वो मिल्क लेते हैं वैसा मिल्क जो प्रोलैक्टिन हार्मोन दे के प्रोड्यूस हुआ है, उससे फिर उनके बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी जो है वो जल्दी आ जाती है, जिसके कारण जो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसके जो यूजेस है वो कुछ बैन है। समझ में आ रहा है? यस, सिर्फ मेडिकली ही आप उसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। यह है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन और यह है आपकी मैमोलरी ग्लैंड। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि कैसे सारा स्ट्रक्चर होता है। और यहां तक हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम डिटेल में। हमने बेसिक से, ओवरी से स्टार्ट किया था और यहां पर आपके मैमोलरी ग्लैंड में हम आके एंड हो गए। अब यहां तक जो हमने पार्ट देखा वो था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके पहले जो लेक्चर था उसके अंदर दिया था हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लेक्चर से अगर फायदा हुआ है तो एक बढ़िया सी कमेंट आपके लिए, हमारे लिए हो जाए। इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।